मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल यशवी क्लासेज बाई पवन सर में स्वागत है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो हमारा नया चैप्टर चालू होगा कक्षा 12 की केमिस्ट्री, उसका नाम होगा रासायनिक बलगतिकी ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक बलगतिकी क्या है ना। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आप रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं ना। रासायनिक क्रियाओं का मतलब होता है कि जैसे ताप, दाब, सांद्रता या उत्प्रेरक आदि का अध्ययन करते हैं ना। उसी को हम आप क्या कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब देखिएगा कि वेग के आधार पर अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो वेग के आधार पर अपक्रिया को 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 रूपों में ना। पहला आपका होता है तीव्र अपक्रिया, दूसरा आपकी होगी अति मंद अपक्रिया और तीसरी क्या होगी, मंद अपक्रिया ना। अगर हम बात करें तीव्र अपक्रिया की, तो वे अपक्रियाएं जो 1 सेकंड से कम समय में पूरा हो जाए ना। कहने का मतलब कि ऐसी अपक्रिया जो कम से कम समय में पूरा हो जाए ना, उसको हम आप क्या कहते हैं, तीव्र अपक्रिया कहते हैं। और ये तीव्र अपक्रिया आयनिक अपक्रियाओं में होता है ना। जैसे जो अपने आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन ना, इन सब में तीव्र अपक्रियाएं होती हैं ना, क्योंकि ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, अर्थात वियोजित हो जाते हैं। जैसे देखिएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की क्रिया आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब कराया, ये बन गया आपका सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो ये कौन सी अपक्रिया थी, हमारी आयनिक अपक्रिया थी। अब देखिएगा Na पर धन आवेश, Cl पर ऋण आवेश, Ag पर धन आवेश और NO3 पर ऋण आवेश। अब देखिएगा ये प्लस वाला इस माइनस के साथ में चला गया और इस प्लस वाला इस माइनस के साथ में चला गया ना। तो कहने का मतलब ये कौन सी क्रिया थी भाई, तीव्र क्रिया, यानी इसमें आयनिक क्रियाएं हो रही है। अब दूसरा नंबर आता है आपका अतिमंद क्रिया ना। कहने का मतलब वे क्रियाएं जो काफी लंबे समय में पूरी हो ना। अब इसमें आपको महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं ना। जैसे लोहे पर जंग का लगना ना, तो लोहा है, अगर जब आप उसको काफी लंबे समय तक नमी के संपर्क में अगर आप रखे रहेंगे तो उसमें धीरे धीरे क्या होगा, जंग लग जाएगा और जिससे धातुएं क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब लोहे में जंग लगने में काफी समय लगा, अर्थात ये अधिक से अधिक समय में पूरा हो रही है ना। ये कौन सी क्रिया है हमारी, अति मंद क्रिया। मंद का मतलब होता है धीमी क्रिया। तीसरी आती है हमारी मंद क्रिया। मंद क्रिया का मतलब होता है कि वे क्रियाएं ना जो कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएं। जैसे आणविक क्रिया होती है। आणविक क्रिया का मतलब वे क्रियाएं ना जिसमें किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक के 2 अणु परस्पर क्रिया करते हैं, उसको हम आप क्या कहते हैं, आणविक क्रिया। जैसे H2O था ना भाई, जल था, अब इसमें हम बैलेंस किए, जल अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हुआ, अलग हो गया। तो ये कौन सी अपक्रिया थी हमारी, मंद अपक्रिया। अब अगली हेडिंग आपकी क्या बनती है भाई, अपक्रिया की दर या वेग ना। अब देखिएगा इसमें कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है ना। कहने का मतलब जो आपके पास अभिकारक हो या उत्पाद हो ना, उसकी सांद्रता में परिवर्तित होने में जो भी समय लगा वही क्या है, प्रक्रिया का वेग है ना। अब चाहे आपके पास अभिकारक हो चाहे आपके पास उत्पाद हो ना। अब वेग बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है कि सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, यानी R बराबर डेल्टा C अपान डेल्टा T ना। और इसका मात्रक क्या होता है भाई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब डेल्टा C क्या है, सांद्रता, और डेल्टा T क्या है, समय। अब देखिएगा भाई आपकी जो अगली हेडिंग है वो क्या है, औसत दर या वेग ना। कि निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर ही औसत दर या औसत वेग कहलाते हैं ना। कहने का मतलब जो परिवर्तित होने की दर थी एकांक समय में, उसी को हम आप क्या कहेंगे, औसत दर या औसत वेग कहेंगे ना भाई। अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि R एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल्टा C अपान डेल्टा T। अब सांद्रता बढ़ भी सकती है और सांद्रता घट भी सकती है। अभिकारक को हम R से नोट करेंगे और उत्पाद को हम P से नोट करेंगे। तो डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1 और डेल्टा P बराबर क्या होगा भाई, P2 माइनस P1। R क्या है, अभिकारक है ना, यानी R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे तो P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। अगर हम बात करें तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर की,
तो निश्चित समय में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक दर कहते हैं। डेल्टा आर बराबर डेल्टा डी सी अपान डी टी। सी क्या है? सांद्रता, और वहीं टी क्या है? समय। नोट कर लीजिएगा। देखिएगा भाई, आप कह रहे हैं क्या है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक ना, कहने का मतलब कि अभिक्रिया का वेग किसके किसके माध्यम से अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो पहला क्या आता है आपका ताप ना, कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो इनके टक्कर होती है, जो भाई आपने किसी पदार्थ मान आपके पास जल है ना, अगर आप उसको नीचे से ताप दे रहे हैं तो कुछ समय तक जब आप गर्म करेंगे तो जो जल के अणु होंगे उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो उनके जो कण हैं, छोटे छोटे कणों से जो कण उसमें उपस्थित हैं, उन कणों की जो टक्कर होगी उनके टक्करों की संख्याएं बढ़ जाएंगी, इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है ना। तो दूसरी बात किस पर आती है कि सांद्रता क्या है? जब आप सांद्रता बढ़ाएंगे तो सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है ना। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इनके लिए जो इनमें कण होते हैं उन कणों की संख्याएं क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जो कणों की संख्याएं बढ़ जाएंगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास दूध हो 100 मिलीग्राम और एक तरफ आपके पास थोड़ा सा उसमें पानी की मात्रा मिली हो, तब जाके 100 ग्राम दूध मिला। अगर आप उस खोआ को बनाना स्टार्ट करेंगे तो जो शुद्ध 100 मिलीग्राम होगा, जो शुद्ध दूध होगा, उससे खोआ जल्दी बनेगा पानी वाले की अपेक्षा। क्योंकि पानी वाले में उसकी सांद्रता कम है अर्थात वो गाढ़ा कम है ना। तो जो चीज़ें ज़्यादा गाढ़ी रहती हैं वो जल्दी बन जाती हैं। कहने का मतलब उनके कणों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है ना, और उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा भी देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना। अब देखिए, अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है, जो उसकी सक्रियता है, उस सक्रियता को कम कर देगा। अगर जब सक्रियता को कम करेगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, अगर सक्रियता को बढ़ा देगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कहने का मतलब उत्प्रेरक का वेग अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जब अगर वेग यही वेग अगर जब घटेगा ना, उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा ना। तो समझ में आया होगा कि अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, इसका मतलब अभिकारक या उत्पाद की जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान कम हो रहा है ना। अगर अभिक्रिया का वेग घट रहा है, इसका मतलब सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। अब अगली बात आती है दाब ना, दाब के प्रभाव में क्या होता है? देखिए, जब अगर आप दाब को बढ़ा देंगे ना तो उसके आयतन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। भाई अगर किसी वस्तु को मान लीजिए कोई आपके पास है कोई वस्तु, अगर जिस पर आप दाब दे रहे हैं जिसकी आयतन में क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है। अगर जब कमी हो जा रही है तो जो अणु है उनकी सांद्रता क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है ना। अगर उनकी सांद्रता बढ़ जा रही है तो क्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। अगला नंबर आता है कि प्रकृति के प्रभाव पर। अब देखिएगा, अगर कोई चीज द्रव की अवस्था में, ठोस की अवस्था में, गैस की अवस्था में, तो क्रियाएं जल्दी से होंगी ना। अगला नंबर आता है कि माध्यम प्रकृति ना, जैसे ध्रुवीय और अध्रुवीय की बात होती है ना। मान लीजिए आपके पास दूध है, अगर आप दूध को पानी के साथ मिलाना चाहेंगे तो दोनों की प्रकृति सेम है। भाई दूध भी द्रव की अवस्था में और पानी भी द्रव की अवस्था में, तो दोनों जल्दी मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप चीनी को पानी के साथ मिलाना चाहेंगे तो चीनी ठोस अवस्था में, पानी आपका द्रव अवस्था में। अब एक ध्रुवीय है और दूसरा कैसा है? अध्रुवीय है ना। और उसमें क्या थे? दोनों के दोनों ध्रुवीय थे। भाई दूध था, पानी था, दोनों की अवस्थाएं सेम थी, दोनों की द्रव अवस्था थी, तो दोनों कैसे थे? ध्रुवीय थे ना। अगर एक तरफ आपके पास ठोस है, दूसरी तरफ आपके पास द्रव है, तो एक तो ध्रुवीय है और दूसरा कैसा है? अध्रुवीय ना। तो जो अगर अध्रुवीय है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, अगर ध्रुवीय है तो कम से कम समय में हो जाएगा ना। अगला आता है विकिरण प्रभाव ना। तो कहीं कहीं विकिरण का भी प्रभाव होता है, जैसे आपके पास H2 है, Cl2 है ना। अगर जब आप H2 और Cl2 की क्रिया कराएंगे, इसमें किरण बढ़ रही है तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl।
आपके जो भी है वो है अभिक्रिया का वेग नियम, है ना। तो देखिएगा हमारे पास एक समीकरण होता है जो क्रिया के वेग और सांद्रता के बीच संबंध को दर्शाता है, और वही समीकरण हमारा अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है ना। कहने का मतलब वेग व सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभिकारक ए है तथा क्या है बी है। ए और बी मिलकर के किसी न किसी उत्पाद को बना रहे हैं ना। अब वेग समानुपाती है किसके, अभिकारक ए और बी के। मान लीजिए कि ए की सांद्रता क्या रही होगी x और बी की सांद्रता क्या रही होगी y ना। r बराबर k इंटू ए की पावर x बी की पावर y, यही के क्या है वेग स्थिरांक ना। कैसे, इस k को हम क्या कहेंगे वेग स्थिरांक या समानुपाती नियतांक। तो कहने का मतलब हमारे आपके पास कोई दो पदार्थ एक ए और एक बी है और इन दोनों से मिलकर कोई ना कोई आपका उत्पाद बन रहा है ना। अब ए की जो सांद्रता है मान लो x है और बी की सांद्रता क्या है y है ना। तो कहने का मतलब r बराबर ना, r बराबर, अब वेग क्या होता है समानुपाती होता है, तो वेग प्रोपोर्शनल a की पावर x इंटू बी की पावर y ना। और ये x और y क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। भाई अभिकारक क्या था हमारा a और b था और उसकी सांद्रता क्या है x और y है। अब अगर हम बात करें कि वेग स्थिरांक क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है, देखिए हम यहाँ से निकाल देंगे कि r बराबर k इंटू a की पावर x और b की पावर y। अगर मान लीजिए इसकी सांद्रता 1 इकाई है ना, तो x बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि यही तो हमारी सांद्रता x है, हम कह रहे हैं कि x बराबर क्या हो 1 इकाई और y बराबर भी क्या हो 1 इकाई ना। तो अगर उसकी सांद्रता 1 है और इसकी भी सांद्रता 1 है तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे ना। 1 का मतलब कोई भी हमारा अभिकारक है, अगर उसकी सांद्रता 1 है ना तो कितना होगा 1 ही होगा, यानी r बराबर k, वेग बराबर वेग स्थिरांक। और इसका मात्रक क्या होता है भाई, मोल इनवर्स, द्वितीय इनवर्स और सेकंड इनवर्स ना। इस तरीके से आपके अगले लिखी आती है भाई अभिक्रिया की कोड क्या है, अभिकारक की सांद्रता के पदों की घातों का कुल योग भी क्या कहलाता है, अभिक्रिया का कोड कहलाता है। जैसे आपके पास कोई एक पदार्थ ए है और कोई दूसरा पदार्थ बी है, ये दोनों आपस में मिलकर के कोई एक नया उत्पाद बना रहे हैं, मान लो बी बना रहे हैं ना। r बराबर के इंटू पदार्थ ए की सांद्रता, भाई ये हमारा कोई पदार्थ है ए, इसकी सांद्रता मान लें कितनी है x है, दूसरा पदार्थ हमारा क्या था b, इसकी सांद्रता क्या थी y। तो अगर हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोड कितने होगी x प्लस y, के कितने को कहा गया है अभिकारक की सांद्रता के, इसकी सांद्रता के पदों की घातों का योग, इसकी घात क्या है x और इसकी घात क्या है y, इसी का योग क्या कहलाया जाएगा अभिक्रिया की कोड ना। या मान लीजिए आपके पास पदार्थ कोई a है, इसकी सांद्रता 3 है, b है, इसकी सांद्रता कितनी है 2 है, इसकी कोड कितनी हो जाएगी 3 2 5, अगर 3 और 2 दोनों मिलकर कितना हो गया 5। नोट आपके अगले क्या है कि अभिक्रिया की कोड के लक्षण ना, आप अभिक्रिया की कोड को आप पहचानेंगे कैसे ना। तो देखिए कोड के आधार पर अभिक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है, एक शून्य कोड की अभिक्रिया ना, एक प्रथम कोड की अभिक्रिया, एक द्वितीय कोड की अभिक्रिया और एक तृतीय कोड की अभिक्रिया ना। अगला कह रहा है कि कोड जो होती है वो हमारा एक प्रायोगिक मान है। आप किसी भी रासायनिक समीकरण को देख करके आप उसकी कोड को नहीं बता सकते, आप उसकी आणविकता को बता सकते हैं ना, लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया को सिर्फ आप देख करके ही अगर आप चाहें तो उसकी कोड को बता दें तो आप बता नहीं सकते, जब तक कि आप उसकी रासायनिक क्रिया उसमें नहीं कराएंगे, ताप दाब या सांद्रता नहीं देंगे। इसलिए कोड जो हमारा होता है हमारे प्रायोगिक मान होता है ना। अगला पॉइंट क्या है कि कोटि और आणविकता दोनों समान हो सकती है ना, लेकिन कोट जो है कोटि का कोई मात्रक नहीं होता ना, कोटि का कोई मात्रक नहीं होता। और अगला पॉइंट क्या कहता है कि कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है ना, कोटि का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये थी हमारे कोटि की अभिक्रिया को पहचानने का तरीका ना। नोट कर लीजिए
अभिक्रिया है कौन सी है, शून्य कोण की अभिक्रिया है ना। अब कहने का मतलब जब अभिक्रिया की दर जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर है ना, जीरो घात पर, यानी जीरो का मतलब कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, यानी उसकी सांद्रता पर कोई निर्भरता नहीं है, उसे तो हम क्या कहते हैं, शून्य कोण की अभिक्रिया ना। और इसकी सांद्रता का मान कितना होता है, जीरो, यानी वेग बराबर, मान लीजिए आज क्या है आपके पास कोई ना कोई अभिकारक है, इसकी घात कितनी है, शून्य ना। जैसे आपने लिया H2, इसकी सांद्रता कितनी है, जीरो, क्लोरीन लिया, इसकी सांद्रता कितनी है, जीरो, आपने बना दिया क्या, 2HCl ना। अब देखिएगा R बराबर K इंटू R की पावर जीरो, किसी का भी R है पावर जीरो लिखा है, अगर नीचे यहाँ पर 2 की घात जीरो, इसका मतलब क्या होगा, 2 होगा ना, सॉरी 1 होगा ना। अगर R की पावर जीरो लिखे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1, यानी K करना कि R बराबर K, R बराबर क्या हो गया, K, कहने का मतलब वेग और वेग स्थिरांक का मान दोनों क्या होता है, इसमें समान होता है ना। इसको पहचानने का तरीका क्या है, शून्य कोण की अभिक्रिया का वेग सरल स्थिर रहता है, इसका वेग बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि भाई आपके पास जो अभिकारक है उसकी सांद्रता जीरो के बराबर है, तो बदल ही नहीं सकता, वो तो आपका एक स्थिर है ना। दूसरा पॉइंट क्या रहता है, अभी हम आपको बताया कि जिसका वेग है उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है ना। और जो आपकी शून्य कोण की अभिक्रिया है हमेशा पूर्ण होती है, सदैव पूर्ण होती है, और इसको पूरा करने में जो समय होता है वो किसके बराबर होता है, A/K के बराबर ना। A क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, K क्या है, इसका वेग स्थिरांक है ना। और शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए जो हमको आपको समीकरण प्राप्त होता है वो क्या होता है, K बराबर X/T ना। और अभिक्रिया शून्य कोण की अभिक्रिया को सिद्ध कराना ना, प्रथम कोण की अभिक्रिया के लिए जो आपको समीकरण प्राप्त होता है, ये हम आपको क्लास के लास्ट में दोनों समीकरण आपको हम सिद्ध करवाएंगे। देखिएगा भाई, अगले दिन क्या है आपकी कि प्रथम कोण की अभिक्रिया के लक्षण, कहने का मतलब कि प्रथम कोण की अभिक्रिया को आप पहचानेंगे कैसे ना। तो पहला क्या है कि वेग R बराबर K इंटू आर, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि वेग R बराबर K इंटू आर ना। और दूसरे पॉइंट में क्या लिख रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ जाएगा। अगर आप अभिकारक की सांद्रता 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो वेग भी कितना बढ़ेगा, 2 गुना। अगर इसको 4 गुना करेंगे तो वेग भी कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा ना। यानी आप अभिकारक की सांद्रता को जितने गुना बढ़ाएंगे वेग भी उतने गुना बढ़ जाएगा ना। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रथम कोण की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है ना, कहने का मतलब ये चलती रहती है, कभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता में जो संबंध है वो क्या है कि 2.303 अपान टी log 10 R नॉट अपान R। R नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और R क्या है, अंतिम सांद्रता है। तो जो अंतिम सांद्रता है R नॉट की जगह हम क्या रख सकते हैं, A माइनस एक्स, और एक्स क्या है, वियोजन की मात्रा है ना। भाई प्रारंभिक सांद्रता प्रारंभ में हमेशा कितना रहता है, वो 100% माना जाएगा। उसका मतलब जो जो प्रारंभिक सांद्रता है वो समझ लो कितनी है आपकी, 100 है। और अंतिम में भाई अंतिम सांद्रता, मान लो कि ये बताओ आपके पास कुल मिलाकर 100 रुपए थे ना, और आपने 35 रुपए खर्च कर दिए। अब अंतिम में आपको क्या परिणाम मिला, कितने रुपए आपको बच रहे हैं, भाई 65 रुपए बच रहे हैं। तो आपको कब पता चला अंतिम यात्रा, भाई आप अंतिम राशि को कब पता कर पाए, जब आपने प्रारंभिक में अंतिम को घटा दिया, जितना आपने खर्च किया उसको जब आपने घटा दिया प्रारंभिक में तो आपको अंतिम मिल गया। तो मान लीजिए हमने यक्स को खर्च किया तो 100 माइनस क्या कर देंगे, यक्स कर देंगे, और ये हमेशा कितना होता है, 100% होता है ना। अब अगर हम बात करें कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है, तो अगर आपके पास संतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसमें जितने भी अणु भाग लेंगे उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है, पदार्थ की आणविकता कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है ना। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया और आयोडीन लिया, इन दोनों की जो हमने क्रिया कराया तो बन गया हमारा हाइड्रो आयोडाइड। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और आयोडीन कितना है, 1, और 1 1 मिलाकर कितना हो गया, 2। इसकी आणविकता कितनी है, 2 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ना। अब इसी तरीके से आणविकता तो 3 भागों में बांटा गया है,
एक हमारा होता है एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया ना जिसमें केवल एक अणु भाग लेते हो या जिसकी आणविकता का मान कितना हो, एक हो, उसको हम क्या कहते हैं, एकाणुक अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता का मान 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विअणुक अभिक्रिया। जैसे ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, द्विअणुक अभिक्रिया है, क्योंकि इसके बाद कुल कितने अणु मिल रहे हैं आपको, 2। अगर ये 2 मिल रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया है भाई, द्विअणुक अभिक्रिया है ना। अगर आपको 3 अणु मिल रहे हैं तब कहाँ है, त्रिअणुक अभिक्रिया है। बोलो समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2H2O, 2H2O2, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कहाँ मिलेगा बताओ, 2H2O भाई, हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इधर भी है आपके पास। ऑक्सीजन कितना है, 2 दूनी 4, और आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 2। अब आपने क्या ले लिया, O2। अब बताओ कितने अणु इसमें भाग ले रहे हैं, कितने अणु भाग ले रहे हैं बताओ, 1 ना। तो इसकी आणविकता कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये कौन सी है, एकाणुक अभिक्रिया है। बोलो समझ में आया। अब अगली हेडिंग आपकी जैसे बनती है कि अब बताओ पदार्थ की कोटि, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर बताओ ना। आपको ध्यान से सुनना है भाई। हमने क्या कहा कि एक तरफ आपके पास पदार्थ की आणविकता है, एक तरफ आपके पास पदार्थ की कोटि है, और इधर क्या है, आणविकता है। देखो कोटि क्या होती है, ये हमारी प्रयोगात्मक मान है ना। कोटि जो है हमारा प्रयोगात्मक मान है, लेकिन आणविकता क्या है, सैद्धांतिक मान है ना। अब समझिएगा, जो कोटि है ये शून्य हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी शून्य नहीं होती। क्यों, क्योंकि भाई आणविकता किससे मिलकर बनी है, अणुओं से मिलकर बनी है ना। अगर उसमें शून्य अणु भी नहीं भाग लेंगे भाई, एक अणु 2 अणु तो कुछ ना कुछ तो भाग लेगा ना, तो क्या उसकी आणविकता कभी शून्य हो सकती है किसी अभिक्रिया के, कभी नहीं हो सकती। कहने का मतलब अभिक्रिया का कोट जो है ये शून्य हो सकती है ना, लेकिन इसकी आणविकता कभी शून्य नहीं होती। अब अभिक्रिया की जो कोटि है ये भिन्नात्मक हो सकती है, 2/3, 3/4 ना, लेकिन ये कभी भिन्नात्मक नहीं होती है। समझे हमारी बात को। ये हमेशा सदैव पूर्ण संख्या में होगी, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या फिर कितना आएगा, 3 आएगा ना। अब अभिक्रिया की जो कोटि है ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है ना, लेकिन ये सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। भाई सांद्रता क्या है, वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। भाई हमारे पास कोई एक पेस्ट है, इसको हम ज्यादा गाढ़ा भी कर सकते हैं, हल्का से फीका भी कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हमको हमारे पास कोई एक चीज है, मान लो 1 अणु है, अब हम इसमें अणुओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अणुओं को घटा थोड़ी नहीं सकते। भाई आणविकता को हम प्लस कर सकते हैं ना। कोई पदार्थ है हमारे पास जिसकी अणुओं की संख्या 1 है, 1 अणु और एडजस्ट कर दिए, 2 हो गए, 2 आणविकता बन गई। 3 कर दिए, 3 बढ़ गई, तो आणविकता तो प्लस हो सकती है ना, लेकिन कोटि प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। तो बताओ पदार्थ की आणविकता और कोटि में अंतर समझ में आया। भाई कोटि क्या है, प्रायोगिक मान है, और आणविकता हमारी क्या है, सैद्धांतिक मान है ना। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके आप उसकी कोटि नहीं बता सकते, लेकिन आप उसको देख करके उसकी आणविकता बता सकते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी अनुभाग लिए हैं वही उसकी क्या हो जाती है, आणविकता हो जाती है ना। समझ में आया होगा, नोट करो। देखिएगा भाई आपकी जो अगली परिभाषा है क्या है कि छदम या आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोट क्या हो, 1 हो, जिसकी कोट कितनी हो, 1 हो, लेकिन आणविकता 1 से अधिक हो। भाई आपके पास कोई ऐसे रिएक्शन होना चाहिए जिसकी कोटि तो 1 हो ना, लेकिन उसकी आणविकता 1 से अधिक हो। जैसे हमने ले लिया CH3COO2H5, इतने को हम पढ़ते हैं एसीटेट। कौन सा एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब जो हमें एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल के साथ में कराए, हमको मिला क्या, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। अब इसकी कोटि कितनी है, 1। इसकी कोटि कितनी है भाई, 1 है ना, क्योंकि जल कैसे उदासीन है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 1, लेकिन इसकी आणविकता कितनी है, 1 ये है और 1 ये है, कितना मिला, 2। भाई 1 इसके अणु है और 1 ये है। भाई 2 पदार्थ अलग अलग ही नहीं है भाई, एक हमारे पास एसिटिक अम्ल है, दूसरा हमारे पास एथिल अल्कोहल है, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 1 1 2, लेकिन इसकी कोटि कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 1 ना। यही परिभाषा था ना कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो लेकिन उसकी आणविकता 1 से अधिक हो ना।
अब देखिएगा आर्हेनियस समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग पर, भाई कोई अभिक्रिया हो रही है उसके वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ना, इसके बारे में बताए कौन, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने। और एक समीकरण दिया, उसी समीकरण को हम जानते हैं आर्हेनियस समीकरण के नाम से। क्या दिया कि K बराबर ए माइनस ई ए अपान आर टी। ए क्या है, आर्हेनियस गुणांक है, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा, आर क्या है, गैस नियतांक जिसका मान हमेशा कितना होता है 8.314, और टी क्या है, परम ताप, और परम ताप किसमें रहेगा हमेशा, केल्विन में। तो समझ में आया होगा ना। देखिएगा भाई आपके हेडिंग क्या है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया ना। तो सबसे पहले हम कल ही आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में ना कि कोट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी आपके पास अभिकारक है ना, अब जो उसकी सांद्रता है, उसकी सांद्रता की जो भी घात होगी ना, उसी घात को हम क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिक्रिया की कोटि कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पदार्थ ए था, कोई बी था, और ये मिलकर के बना दिया उत्पाद ए बी ना। अब अगर इसकी सांद्रता 2 है तो इसका मतलब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अगर इसकी सांद्रता 1 है तो ये प्रथम कोटि का है। अगर इसकी सांद्रता 3 है तो ये तृतीय कोटि का है ना। और अगर इसकी सांद्रता 0 है तो ये शून्य कोटि का है। अब अगर हम बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता हो ना। कहने का मतलब जो अभिकारक है इसकी किस घात पर निर्भर करता है, वो एक घात पर, अर्थात प्रथम घात पर। उसी को हम आप क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ना। मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, अभिकारक है, इससे हम बना रहे हैं पी यानी प्रोडक्ट, उत्पाद बना रहे हैं ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू आर। आर का मतलब अभिकारक, और अभिकारक की सांद्रता कितनी दिखाई जा रही है, एक ना। इसका मतलब ये कहाँ है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। और ये के क्या है, वेग स्थिरांक है ना। जैसे आपके पास एग्जांपल हो कि 2N2O2 गिव्स 4NO2 प्लस O2 प्लस O2, तो ऑक्सीजन है कितना है, 1 है, और इसका मात्रा क्या होता है, सेकेंड इनवर्स ना। जब अभी हम आपको एकदम क्लास के अंतिम में शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक सिद्ध कराएंगे, तो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक क्या मिलेगा कि K बराबर 2.303 अपान टी log 10 A अपान A माइनस एक्स ना। अब अगर हम बात करें अर्ध आयुकाल की ना, अर्ध माने होता है आधा ना। मान लीजिए ये आपका कोई पदार्थ है A ना, और इसकी मात्रा कितनी है, 100 ग्राम ना। अब जितने समय में ये पदार्थ 100 ग्राम से 50 ग्राम हो जाए, भाई 100 ग्राम से 50 ग्राम बनने में उसको कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। तो जितने समय में वो 100 ग्राम से 50 ग्राम में कन्वर्ट हुआ ना, वही क्या है, अर्ध आयु काल। काल का मतलब होता है समय, अर्ध का मतलब आधा ना। कहने का मतलब ऐसा समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का मतलब 100 था ना, और जितने समय में ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो गया यानी 50 ग्राम हो गया, वही समय क्या कहा जाएगा, अर्धायु काल कहा जाएगा। और अर्धायु काल को किसे नोट करते हैं, T1/2। T का मतलब समय और 1/2 का मतलब आधा समय। तो T1/2 बराबर 0.693 अपान के, और ये के क्या है, वेग स्थिरांक है ना। आगे देखिएगा, कहने का मतलब कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको व्यंजक का मान निकालना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है ना। तो सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहते हैं ना, भाई कि अभिकारक की सांद्रता शून्य घात पर निर्भर हो ना। अभिकारक की सांद्रता किस पर निर्भर हो, शून्य घात पर ना। कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास कोई एक अभिकारक है, और ये अभिकारक आपका बदल रहा है किसमें, उत्पाद कोई बना रहा है आपका ए ना। अब अभिक्रिया का अगर हम वेग कहेंगे तो वेग समानुपाती होता है किसके, ए के ना। और ए की पावर कितनी रहेगी, 0। क्यों रहेगी, क्योंकि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि dx अपान dt प्रोपोर्शनल k इंटू ए, और ए की पावर कितना रहेगी बताओ, 0। भाई के क्या है, हमारा समानुपाती नियतांक है
dx अपान dt क्या है हमारा वेग है ना, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। भाई वेग और चाल दोनों चीज समय है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय ने dx हमारी दूरी है, dt हमारा क्या है समय है ना। तो dx अपान dt प्रोपोर्शनल k इंटू ए की पावर 0। अब इसको हम लिख सकते हैं कि dx अपान dt बराबर k इंटू, अब देखो जिसकी पावर 0 है ना, यानी अगर a की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। अब इसका मतलब यही नहीं लिखेंगे कि dx बराबर k इंटू डी टी, dx बराबर k इंटू डी टी। अब समझिएगा हमारी बात को। अब अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। भाई अगर हमने थोड़ा सा भी समय नहीं खर्च किया, अगर हम t बराबर 0 कर देंगे तो बताओ x बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो अगर हम देखेंगे, देखिए x बराबर k इंटू टी। भाई अगर इसका हम समाकलन करेंगे dx का, ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिएगा अगर दोनों पक्षों का जब आप अगर समाकलन कर रहे हो तो आप लिखोगे ना कि इंटीग्रल dx बराबर इंटीग्रल k इंटू डी टी। अब देखिए k का तो होगा नहीं, क्योंकि k क्या है हमारा समानुपाती नियतांक है ना। अब हमारा बन जाएगा कि x बराबर k इंटू डी टी का मतलब t, और समाकलन के लिए साथ में लगा देते हैं प्लस c। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 ना। फिर से एक बार समझिएगा। भाई मान लीजिए आपके पास कोई अभिकारक आ रहे हैं और इससे आप किसी न किसी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं ना। अब देखिए शून्य कोटि प्रक्रिया क्या कहती है कि अभिकारक की सांद्रता उसके शून्य घात पर निर्भर हो। तो कहने का मतलब वेग जो है समानुपाती है किसके, अभिकारक के शून्य घात के ना। तो कहने का मतलब dx अपान dt प्रोपोर्शनल k इंटू ए, और ए की सांद्रता कितनी 0। भाई k क्या है हमारा वेग स्थिरांक है ना। अब देखिएगा जब अगर a की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होगा, और k का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना होगा वो k ही रहेगा, यानी dx अपान dt बराबर k। अगर जब हम dx बराबर निकालेंगे तो dt यहाँ अपान में है, पक्षांतर करेंगे किसमें चला जाएगा गुणे में, यानी k इंटू dt ना। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर ले कि dx भाई इंटीग्रल dx बराबर k इंटू डी टी। भाई k का तो होगा नहीं, क्योंकि k हमारा क्या है समानुपाती नियतांक है ना। अब dx का तो हो जाएगा x k इंटू टी। भाई dt का करेंगे तो क्या होगा t होगा। dx के सापेक्ष अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं तो x होता है, dt के सापेक्ष करेंगे t होगा, dy के सापेक्ष करेंगे y होगा, dz के सापेक्ष करेंगे z होगा ना। तो x बराबर k इंटू टी प्लस सी। अब अगर हम समय को कर दें 0, अगर हमने समय ही ना खर्च किया तो हमारा कोई काम होगा नहीं होगा। अर्थात अगर जब हम t बराबर 0 करेंगे तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 0। यही दो मान इसमें उठा के लाके रख दो ना। तो x बराबर k इंटू 0, k इंटू 0, क्योंकि t बराबर क्या हो गया हमारा 0, और साथ में प्लस c। अब देखो ये सारे के सारे मान तो 0 हो गए ना। हमारे पास बचा क्या, x बराबर c बच रहा है, यानी c बराबर क्या मिल रहा है हमको आपको 0 ना। c बराबर क्या मिल रहा है 0। भाई 0 है, यहाँ भी 0 है, तो c बराबर करेंगे तो बताओ 0 होगा कि नहीं होगा। अब यही इसमें लागू उठा के रख दो कि x बराबर k इंटू टी प्लस 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा बताओ k इंटू टी होगा कि नहीं होगा। अगर जब इसी चीज को हम k बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा x अपान टी, क्योंकि t यहाँ गुणे में है, पक्षांतर कर दिए किसमें आ गया बटे में आ गया ना। और बताएं ना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में k बराबर क्या होता है x अपान टी होता है। नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक या वेग स्थिरांक का मान ना। तो अभी तक हम किसके बारे में पढ़े थे भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक निकालना था हमको आपको ना। अब इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक ना। अब समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई अभिकारक, अब ये अभिकारक हमारा बना रहा है किसको, उत्पाद को बना रहा है ना। भाई मान लो इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 0 ना। अगर हम कहें कि t समय बाद, अब बताओ अगर हम कुछ समय व्यतीत करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा काम होगा कि नहीं होगा ना।
भाई हमने मान लिया कि प्रारंभिक सांद्रता जब 0 थी तो हमारा उत्पाद क्या बन रहा था, ए बन रहा था। भाई जब हमारी प्रारंभिक सांद्रता 0 थी तब हमारा उत्पाद ए बन रहा था। अब t समय बाद अगर हम कुछ समय व्यतीत करेंगे तो कुछ हमारा काम भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हम 10 मिनट में 3 पेज लिखते हैं, अब अगर हम 2 मिनट लिख चुके हैं तो 3 पेज में हमारा कुछ ना कुछ कम होगा कि नहीं कम होगा, श्योर है कम होगा। तो कहने का मतलब 30 समय बाद क्या बन जाएगा हमारा a माइनस यक्स ना, क्या बन जाएगा a माइनस यक्स। भाई जो प्रारंभिक सांद्रता थी उस सांद्रता में कुछ ना कुछ कमी होगी कि नहीं कमी होगी। भाई क्यों, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ समय व्यतीत किया ना। भाई कुछ समय तक अगर हम उस काम को करेंगे तो कुछ काम हमारा कम होगा कि नहीं कम होगा ना। अब देखिए प्रथम कोड की अक्रिया क्या कहती है कि अभिकारक की सांद्रता उसके प्रथम घात पर निर्भर करती है। तो कहना था कि dx अपान dt प्रोपोर्शनल a ना, dx अपान dt प्रोपोर्शनल a। अब dx अपान dt बराबर k इंटू ए, dx अपान dt बराबर k इंटू ए। जहां पर a है यहां पर हम क्या रख सकते हैं a माइनस यक्स, क्योंकि t समय बाद हमारा कुछ ना कुछ काम हुआ अर्थात a माइनस यक्स। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब आगे देखिएगा, अब ये चीज यहाँ इंटू में इधर लेके आ जाएंगे dx अपान a माइनस यक्स बराबर k इंटू डी टी, dx अपान a माइनस यक्स बराबर k इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे। जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे देखिए हमारा बन जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपान a माइनस यक्स dx बराबर के हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। समाकलन किसका करना है, dt का करना है। अब देखिएगा ये हमारा क्या है 1 अपान टी। अब अगर इस पूरे पद को हम मान लेंगे t तो हमारा बन गया है 1 अपान टी, और 1 अपान टी का अवकलन समाकलन कितना होता है log t ना। तो log e बेस a माइनस यक्स। अब आगे देखिएगा यहाँ माइनस लगा है इसलिए यहाँ हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। समझ रहे हो ना हमारी बात को। बराबर k इंटू डी टी का बन जाएगा t बन जाएगा, यानी k इंटू टी और प्लस क्या हो जाएगा हमारा c, समीकरण नंबर 1। अब अगर हम t बराबर 0 कर दें, बताओ x बराबर भी क्या हमारा हो जाएगा 0। अगर जब हम इसमें रखेंगे तो माइनस लॉग ई बेस a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c। बोलो समझ में आ रहा है। अभी हमारा बन जाएगा माइनस लॉग ई बेस a बराबर c, यानी c बराबर इतना मान आ जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि k इंटू 0 करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो c बराबर इतना मिल गया। अब यही मान हमको इस समीकरण में उठा के रख देना है कि माइनस लॉग ई बेस a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी। अब जहां प्लस c वहां हम क्या रखेंगे, माइनस लॉग ई बेस a माइनस सॉरी भाई यहां c है, c की जगह हम क्या रखेंगे माइनस लॉग ई बेस a, तो माइनस लॉग ई बेस a ना। अब देखिएगा अगर हम पक्षांतर करेंगे इसको, अगर आगे साइड लाएंगे तो यही ना होगा कि लॉग ई बेस a माइनस लॉग ई बेस a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज यहाँ माइनस में था, हमने इसको पक्षांतर कर दिया, किसमें ला दिया इसको प्लस में। आगे सेम सारी की चीजें यहां तक नोट कर लिए, बराबर k इंटू टी ना। अब देखिएगा यहाँ फार्मूला क्या बन रहा है कि log m माइनस log n, और फार्मूला होता है कि log m माइनस log n बराबर log m अपान n ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा भाई कि log e बेस a m का मतलब a अपान a माइनस x बराबर k इंटू टी। अब अगर हम यहां देखिएगा t किसमें है, गुणा में है, और log e बेस a का मान होता है log e बेस a बराबर 2.303 log 10। तो जहां log e बेस a लिखा है हम यहां लिख सकते हैं कि 2.303 log 10 a अपान a माइनस x बराबर k इंटू टी है, टी के गुणे में पक्षांतर कर दें किसमें आ जाएगा बटे।
तो कहने का मतलब k बराबर 2.303 log 10 a अपान a माइनस यस। कहने का मतलब प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए जो k का व्यंजक है वो क्या है, 2.303 अपान टी log 10 a अपान a माइनस एक ना। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि log e बेस a, log e बेस a बराबर उतना होता है कि 2.303 log 10, इसलिए हमने इसकी जगह इसको यूज कर लिया ना। अब आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए यहाँ वाला पॉइंट ना। अब देखिए यहाँ क्या बना रहा है कि log m माइनस log n, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि log m का मतलब a अपान n का मतलब a माइनस f। तो समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा।